वेलकम टू अनुराग खेले यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए लेके आए न्यूज़पेपर एनालिसिस 23 अगस्त का। 23 अगस्त की जो पहली खबर है हमारी, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से रिलेटेड है। कल हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी बिहार गए हुए थे और यहां पर उन्होंने 14 प्रोजेक्ट्स जो हैं उनमें से कुछ इनॉग्रेट किए और कुछ अनवेल किए। यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि लगभग 13,000 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बिहार को दिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था NH-31 के अंदर में बना हुआ 6 लेन का ब्रिज, जिसे अंटुला सिमेरा ब्रिज कहा जाता है। ये जो ब्रिज, ये मगध रीजन जो है बिहार का, वहां पर एक इंपॉर्टेंट लाइफलाइन के तौर पर होगा, क्योंकि यहां पर जो इस समय तक जो ब्रिज था वो हैवी ड्यूटी व्हीकल्स के लिए बंद कर दिया गया था, क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि जो ये ब्रिज था इसको शिलान्यास भी मैं ही करके गया था और इनॉग्रेट भी मैं ही करके गया हूं, तो ये बताता है कि कितनी अच्छी डिलीवरी है यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चुनावी मोड अपनाया, जहां पर उन्होंने टारगेट किया आरजेडी कांग्रेस के अलायंस को। यहां पर उन्होंने कहा कि बिहार के अंदर में अभी इलेक्शंस है और इलेक्शंस के अंदर में जिस तरह से करप्शन का मुद्दा जो आरजेडी और कांग्रेस ने कई सालों तक किया है, यहां पर उसको उठाया। यहां पर उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जो है वो एक बिल लेके आ रही थी जिसका नाम है 130वां संविधान संशोधन बिल, और इसके तहत ये कहा जा रहा है कि अब कोई भी राजनेता हो, किसी भी पोस्ट के ऊपर बैठा हो, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है या मिनिस्टर है, सेंटर में है या स्टेट के अंदर में है, अगर वो 30 दिन तक लगातार जेल के अंदर में रहता है और ऐसे केस के अंदर में रहता है जहां पर 5 साल तक की उसको जेल हो सकती है, तो उसको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। और यहां पर जिस तरह से कांग्रेस और आरजेडी के अलायंस ने इसका विरोध किया है, यह बताता है कि वो भी अभी भी करप्शन के ऊपर ही काम करना चाहते हैं। यहां पर उन्होंने ये भी कहा कि जो बिहार है वो एक बॉर्डरिंग स्टेट है और यहाँ पर बिहार के अंदर में जिस तरह से इलीगल इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, यहाँ पर उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को जब मैंने देश के नाम संबोधन दिया था, तब मैंने कहा था कि जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है यहाँ पर हमें काम करने की जरूरत है, और जिस तरह से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है हम यहाँ पर चाहते हैं कि इस इन्फिल्ट्रेशन को रोका जाए। यहां पर उन्होंने ये भी कहा कि पहलगाम अटैक के बाद जब पहली सभा मैंने बिहार को ही पहलगाम अटैक के बाद मैं बिहार आया था, जहां पर मैंने ये वादा किया था पूरे देश से कि जो पहलगाम आतंकी जिन्होंने ये घिनौना अपराध किया है, जो घटना घटी है, मैं यहां पर उन्होंने ये भी कहा कि पहलगाम अटैक होने के बाद वो बिहार आए थे, जहां पर उन्होंने पूरे विश्व को ये बता दिया था कि पहलगाम अटैक करने वाले जितने भी आतंकी हैं उन सबको मार दिया जाएगा और इंडिया एक पूरा जवाब देगा। और वो जवाब बिल्कुल दिया गया है, जहां पर हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जहां पर पाकिस्तान के अंदर में रहने वाले जो टेररिस्ट हैं उनके ऊपर अटैक किया, और उसके बाद ऑपरेशन महादेव के अंदर में जो पहलगाम अटैक करने वाले जो आतंकी हैं उनको भी मार गिराया गया। इसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो वेस्ट बंगाल में गए और वेस्ट बंगाल के अंदर भी उन्होंने ये कहा कि जो इन्फिल्ट्रेशन का जो खतरा है वो वेस्ट बंगाल के अंदर में बहुत ज्यादा है, और जिस तरह से जो ममता बनर्जी की सरकार है वो अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स को बचाने के लिए जिस तरह से इलीगल इन्फिल्ट्रेशन कर रही है, यहां पर इसको टारगेट किया। और उन्होंने ये अर्ज किया है वेस्ट बंगाल के पीपल से कि आप वोट कीजिए, ताकि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और जो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, जो आपके संसाधनों के ऊपर में जो काम कर रहे हैं, यहां पर उसके खिलाफ हम काम करेंगे, और जो इंडिया का सिटीजन है उसको ही इंडिया के रिसोर्सेज के ऊपर में काम करना चाहिए। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो वेस्ट बंगाल में गए, जहां पर उन्होंने कहा कि जो वेस्ट बंगाल है वो बॉर्डरिंग स्टेट है और यहां पर जिस तरह से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है और जो उसका खतरा है वो बहुत ज्यादा है। यहां पर उन्होंने वेस्ट बंगाल के पीपल से अर्ज किया, जब अगली साल वेस्ट बंगाल के अंदर में इलेक्शंस हो तो आप बीजेपी को वोट कीजिए, ताकि जो इन्फिल्ट्रेशन हो रखी है, जो लोग यहां पर
अवैध तरीके से रह रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, और जो वैध सिटीजन है उसको ही हमारे देश के संसाधनों के ऊपर में काम, संसाधनों का, जो वैध सिटीजन है उन्हीं को हमारे देश के संसाधनों का यूटिलाइजेशन होना चाहिए, उन्हीं को इसका अधिकार है और उन्हीं को मिलना चाहिए। यहां पर उन्होंने ये भी कहा कि वेस्ट बंगाल के अंदर में जो तृणमूल की सरकार चल रही है ममता बनर्जी की, वो बहुत सारे जो सेंटर के जो स्कीम्स हैं उनको लॉन्च नहीं होने देती है, और यहां पर जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पा। इसी के साथ साथ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी है, उन्होंने जो कलकत्ता के अंदर में जो मेट्रो लिंक है उनका भी इनॉग्रेशन किया, जहां पर ग्रीन, येलो और ऑरेंज लाइन जो है, यहां पर तीनों जगह अब मेट्रो रेल की सेवाएं शुरू हो जाएंगी। जो नेक्स्ट खबर आ रही है वो हमारी नेशनल स्पेस डे से रिलेटेड है। 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाने की बात कही थी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और आज 23 अगस्त यहां पर सबसे पहले सुधांशु शुक्ला से मुलाकात हुई हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। सुधांशु शुक्ला जो इंडियन एयरफोर्स के अंदर में ग्रुप कैप्टन और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर में जाने वाले पहले भारतीय बने थे एक्सन 4 मिशन के तहत। यहां पर उनसे मुलाकात हुई, और उसके बाद जो इसरो है, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बताया कि अगले 15 साल के अंदर में हम 100 से ज्यादा सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करते हैं। यहां पर उन्होंने कहा कि जो इंडिया का जो सपना है, जहां पर हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, और स्पेस रिसर्च के अंदर में जो इसरो है वो उसी तरफ कदम उठा। यहां पर उन्होंने कहा कि जो ये 100 सैटेलाइट होंगे ये अलग अलग क्षेत्रों के अंदर में काम करेंगे, जहां पर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, इसके साथ साथ कम्युनिकेशन और नेविगेशन के क्षेत्र के अंदर में जो ये 100 सैटेलाइट हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जिस तरह से अभी हम जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं, जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जो यूएस बेस्ड है, अगर इस तरह से 100 सैटेलाइट बन जाएंगे तो इंडिया का खुद का जो भारत नेवीटेक है वो ज्यादा काम कर पाएगा, और हम हमारा ही यूज जो पोजिशनिंग सिस्टम है उसको कर पाएंगे। इसके साथ साथ इसरो ने कहा कि सिर्फ 100 सैटेलाइट लॉन्च नहीं किए जाएंगे, इसके साथ साथ जो हमारे अलग अलग मिशन हैं, जिसके अंदर में मून मिशन है, हमारा मार्स मिशन है, वीनस मिशन है, और ह्यूमन मिशन, जिसके तहत हम ह्यूमंस को, हमारे साइंटिस्ट जो स्पेस के अंदर भेजना चाहते हैं, उनको भी हम जल्दी ही कंप्लीट करते हैं। यहां पर इसरो ने कहा कि अगले 15 साल के अंदर में हम यहां पर बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लेके आएंगे, जहां पर अब इसरो को जिस लेवल पर पूरा विश्व देखता है, अगले 15 साल के अंदर में हम उसकी पूरी कायाकल्प करते हैं। यहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कई बार ये कहा है कि भारत जो है वो अपना स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है, उसके ऊपर में भी हम काम करेंगे, और भारत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो जहां पर सुधांशु शुक्ला गए हैं, उसी तरह से भारत का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो स्पेस के अंदर में होगा। यहां पर जो LMV, जो एक नया रॉकेट जो इंडिया लॉन्च करना चाहती है, यहां पर उसका मॉडल भी इनॉग्रेट किया गया है। जो ये मॉडल है ये है LMVL। इसके तहत एक 4 स्टोरी बड़ा एक ऐसा रॉकेट है जिससे हमारा जो मून मिशन है, जो मार्स मिशन है और जो वीनस मिशन है, उसके अंदर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। आज नेशनल स्पेस डे है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो सुधांशु शुक्ला और उनकी जो टीम है उनको यहाँ पर फैसिलिटेट किया जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको अर्ज करता हूं कि हम सबको यहाँ पर देखना चाहिए कि जो डे है, जैसे स्पेस डे है, उसको यहाँ पर एक्नॉलेज करें, और हम हमारी आने वाली जो पीढ़ियां है उनको बताएं कि किस तरह से स्पेस क्षेत्र के अंदर में हम काम कर सकते हैं और आगे इसके अंदर में बढ़ोतरी कर सकते हैं। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी, वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी से रिलेटेड है, जहां पर कल राजनाथ सिंह जी ने कहा कि जिस तरह से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से इंडिया जीता था, और पाकिस्तान अपनी ही एक विक्ट्री को क्लेम कर रहा है, और यहां पर आसिम मुनीर ने जनरल से फील्ड मार्शल बन गए हैं, और यहां पर आसिम मुनीर ने एक स्टेटमेंट दी जहां पर उन्होंने कहा कि जो इंडिया है वो एक मर्सिडीज कार की तरह है, और पाकिस्तान जो है वो एक पुराने डंपर की तरह है, और अगर मर्सिडीज की और डंपर की अगर चोट होगी तो यहां पर मर्सिडीज को ही दिक्कत होगी, मर्सिडीज को ही नुकसान होने वाला है। ये उपमाएं आसिम मुनीर नहीं दी। और यहां पर राजनाथ सिंह जी ने कहा कि जिस तरह से आसिम मुनीर ने पाकिस्तान को एक
डंपर के तौर पर दिखाया है, तो ये दिखाता है कि पाकिस्तान की सोच कैसी, वो आज भी उसी तरफ सोचता है कि उसे सिर्फ आतंकियों के साथ काम करना है, कोई भी डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं करते। यहां पर जिस तरह से इंडिया को मर्सिडीज बताया है, तो मर्सिडीज के साथ साथ हमारे पास डिफेंस क्षमताएं भी हैं। और यहां पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने पूरे विश्व को और पाकिस्तान को दिखा दी है कि आपका कोई एक सिंपल मिसाइल भी जो है वो इंडिया के अंदर में कहीं पर भी हिट नहीं कर पाया है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको नेस्ता नाबूद कर दिया। यहां पर राजनाथ सिंह जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी सिर्फ पोज किया गया है, अगर पाकिस्तान किसी भी तरह का रिटेलिएशन करेगा तो ऑपरेशन सिंदूर दोबारा से एक्टिव हो सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो सुप्रीम कोर्ट से आई है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर में SIR से रिलेटेड एक मुद्दा चल रहा है। यहां पर कल 22 तारीख को जो जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बाक्षी की बेंच ने यहां पर इलेक्शन कमीशन और ऑपोजिशन काउंसिल को दोनों को सुना। यहां पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से पहले ही जो 14 तारीख को जो ऑर्डर था वो दोनों के दोनों मान लिए गए थे, जहां पर जो 65 लाख वोटर हैं उनकी जो लिस्ट है वो सार्वजनिक कर दी गई थी, और इसके साथ साथ जो आधार कार्ड है उसको भी मान लिया गया था। यहां पर अब जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक ऑर्डर पास किया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि आधार कार्ड को और जो 11 लिस्ट पहले थी उन सबको अब मिलाया जाए और एक इंक्लूसिव लिस्ट बनाई जाए, जहां पर अब जो SIR की प्रक्रिया जो बिहार के अंदर में हो रही है वो पूरी तरह से हो सके। यहां पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो वकील द्विवेदी जी हैं उन्होंने कहा कि यहां पर जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो बिहार SIR के मुद्दे के अंदर में जो इलेक्शन कमीशन की मदद नहीं कर रही। यहां पर उन्होंने कहा कि वो सिर्फ एलिगेशन लगा रही हैं, लेकिन जब ये बात आती है कि 65 लाख वोटर हटे और वोटर हटने के बाद हमारे पास 85,000 कंप्लेंट आई हैं, जहां पर लोग ये कह रहे हैं कि उनका वोटर कार्ड गलत था। ये बात हम मानते हैं क्योंकि ड्राफ्ट रोल था, फाइनल रोल नहीं था, लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज एक तरफ इसका पूरा मुद्दा उठा रखी है और अब तक सिर्फ 85,000 में से 2 कंप्लेंट जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से आई हैं कि गलत वोट कटा। यहां पर उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज उनके पास लगभग 1.6 लाख ब्लॉक लेवल एजेंट है। यहां पर अगर वो एक एजेंट अगर 10 वोटर को भी अगर यहां पर चेक करता है तो 5 दिन के अंदर में 65 लाख जो हैं उनका आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, क्रॉस चेकिंग हो सकती है। लेकिन यहां पर ऑपोजिशन पार्टी सिर्फ टारगेट कर रही है। यहां पर इलेक्शन कमीशन अपना काम बिल्कुल सही से कर रहा है और इलेक्शन कमीशन करता रहेगा। यहां पर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आप हमें समय दीजिए और 15 सितंबर तक हम आपको एक पूरी विस्तृत रिपोर्ट देंगे, जहां पर जितने वोट जो कटे हैं वो बिल्कुल सही कटे होंगे और यहां पर कोई भी शिकायत नहीं आएगी। इसी बीच में जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अब पॉलिटिकल पार्टी से कहा है कि आप भी यहां पर सपोर्ट कीजिए, मदद कीजिए इलेक्शन कमीशन। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर किसी का वोटर कार्ड कट गया है तो वो ऑनलाइन भी एप्लीकेशन कर सकता है और ऑनलाइन एप्लीकेशन को भी मानना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन। इसी बीच में इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 8 सितंबर को वो इसकी अब दोबारा सुनवाई करेंगे और 8 सितंबर को देखा जाएगा कि बिहार के अंदर में जो SIR की प्रक्रिया हो रही है वो सही हुई है या नहीं हुई। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से 65 लाख वोटर काट दिए थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि अगर 65 लाख वोटर कट रहे हैं तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ेगा, क्योंकि राइट टू वोट जो है वो एक संवैधानिक अधिकार है और यहां पर अगर 65 लाख वोटरों का जो वोटिंग कार्ड है वो खत्म हो रहा है तो यहां पर पूरा संज्ञान लेना पड़ेगा। इसके बाद एक और चीज देखी गई है, जहां पर वेस्ट बंगाल के अंदर में बहुत सारी भीड़ देखी जा रही है, जहां पर बहुत सारे जो हिंदूज हैं वो यहां पर अब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना शुरू कर रहे हैं, जहां पर उन्हें लग रहा है कि जिस तरह से बिहार के अंदर में सिर्फ 11 जो आइडेंटिटी प्रूफ मांगे थे इलेक्शन कमीशन ने, यहां पर उनको इकट्ठा किया जा रहा है और इसी के साथ ये लग रहा है कि वोटर लिस्ट के अंदर में जहां पर डुप्लीकेशन, डेथ और उन सब का जो मामला था वो यहां पर रिजॉल्व हो जाएगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को किसी भी तरह की फटकार नहीं लगाई है और उन्होंने
पूरी तरह से समर्थन दिया है इलेक्शन कमीशन को कि एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल ठीक हो रही है। जो नेक्स्ट खबर आ रही है वो सुप्रीम कोर्ट से है, जहां पर जस्टिस पारदीवाला की जो बेंच है उन्होंने 11 तारीख को एक ऑर्डर पास किया था, जहां पर एक आ गया था कि जितने भी दिल्ली एनसीआर के अंदर में जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको यहां पर शेल्टर होम के अंदर में रखा जाए और उनको वहीं पर ही रहना पड़ेगा। यहां पर उनकी इम्यूनाइजेशन की जाए, स्टरलाइजेशन की जाए और यहां पर जो एनिमल एक्ट है, बर्थ कंट्रोल एक्ट है, उनके कायदे कानून के हिसाब से जितने भी जो डॉग्स हैं उनको स्टरलाइज किया जाए। इसके बाद जो डॉग लवर्स हैं वो सबके सब सुप्रीम कोर्ट के अंदर में गए थे, जहां पर हमारे मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पीआर गवई ने एक 3 जज की नई बेंच बनाई थी, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे जस्टिस विक्रमनाथ जी। यहाँ पर अब तीनों जजों में, जिसमें जस्टिस विक्रमनाथ, संदीप मेहता और एनवी आचार्य जी जो हैं, यहाँ पर उन्होंने अपना फैसला दिया और यहाँ पर जो 11 तारीख का जो फैसला था उसको पूरी तरह से बदल दिया। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने मॉडिफाई कर दिया है, जहां पर यह कहा गया है कि जो स्ट्रे डॉग्स उनको शेल्टर होम में लेके जाया जाए, उनका वैक्सीनेशन किया जाए, उनको स्टरलाइज किया जाए और उसके बाद उन्हें वापस स्ट्रीट के अंदर में छोड़ दिया जाए। यहां पर जो डॉग्स उनके पास भी राइट टू लाइफ है और यहां पर उसके ऊपर भी काम करना चाहिए। यहां पर उन्होंने कहा कि एक नेशनल पॉलिसी बनाई जानी चाहिए, जहां पर सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स मिलकर अब इसके ऊपर काम करें और एनिमल वेलफेयर के जितने भी जो काम है वो हो सके। यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है उन्होंने ये कहा है कि अब जितने भी जो यहाँ पर डॉग लवर्स थे, जो एनजीओस थे, जो इंडिविजुअल्स थे, उनको यहाँ पर पेमेंट करनी पड़ेगी और जो ये पेमेंट है ये इस्तेमाल की जाएगी जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके लिए शेल्टर बनाने के लिए। ओवरऑल अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला है उसको पूरी तरह से बदल दिया है। पहले जहां पर यह था कि जितने भी जो एनिमल्स हैं वो अब शेल्टर होम में ही रहेंगे इम्यूनाइजेशन होने के बाद, उनके वैक्सीन लगने के बाद, और यहां तक कि जब वो अग्रेसिव नहीं है उनको तब भी शेल्टर होम में ही रहना पड़ेगा। अब उनके पास राइट टू लाइफ रहेगा और उनको वापस रिलीज कर दिया जाएगा। यहां पर इस ऑर्डर के अंदर में कहा गया है कि अगर कोई अग्रेसिव डॉग और उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, जहां पर हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा और जितने भी जो अग्रेसिव डॉग हैं उनको वापस शेल्टर होम में रख दिया जाएगा। अब देखना यह है कि क्या कोई नेशनल पॉलिसी बनती, क्योंकि डॉग लवर्स जो है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश बताए जा रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो भी जुडिशरी से है, जहां पर जो पहली खबर आई है हमारी वो सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो संभल मस्जिद का जो मामला है उसके यहां पर कोई भी फैसला देने से मना कर दिया। यहां पर जस्टिस पीवी नरसिम्हा की बेंच ने यहां पर सुनवाई की और यहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो ऑर्डर पास सुप्रीम कोर्ट ने पहले कर दिया है, अभी भी कोई स्टेटस को में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। और संभल मॉस्क के अंदर में यहां पर हिंदू पिटीशन लगाई गई थी, जहां पर वो चाह रहे थे कि जितने भी जो कुएं हैं वहां पर वो पूजा अर्चना कर सके। यहां पर अब कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आ चुका। हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो भी सुप्रीम कोर्ट से आई है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने द वायर जो एक एनजीओ है यहाँ पर उसके जो जर्नलिस्ट है, जिसके अंदर में सिद्धार्थ वरदराजन, जो करण थापर, इन सबको जो अरेस्ट करने का जो ऑर्डर, जो सेडेशन चार्जेस के ऊपर में आर्टिकल 152 के तहत जो असम पुलिस ने यहाँ पर उनके खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे थे, यहाँ पर उसको रोकने की बात की है। और यहाँ पर इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट है वो ऑलरेडी कह चुका है कि जो आर्टिकल 152 सेडिशन चार्जेस के ऊपर में आता है, यहाँ पर उसकी व्याख्या जब तक नहीं होगी उसको इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए। सेंटर ने अब तक कोई रिप्लाई नहीं दिया है, उसकी पूरी व्याख्या नहीं की है और इसीलिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो यहां पर जर्नलिस्ट हैं उनको राहत दी। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो सुप्रीम कोर्ट से है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में पिटीशन लगाई गई थी, जहां पर वक्फ जो अमेंडमेंट एक्ट जो हमारी सरकार लेके आई थी और उसके ऊपर में चर्चा करते हुए जो हमारे मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई हैं, उन्होंने कहा था कि 22 मई को जब सुनवाई हुई थी कि इसके ऊपर में अब कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। जो सरकार है जो उम्मीद पोर्टल लेके आई है वो बिल्कुल ठीक। यहां पर सरकार ने उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया था और जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं उन सबका रजिस्ट्रेशन होने वाला था। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एक पिटीशन लगी थी, जहां पर ये चाह रहे थे कि जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वक्फ का उसके ऊपर में रोक लगा दी जाए। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको पूरी तरह से नकार दिया। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो तेलंगाना से है, जहां पर तेलंगाना के पूर्व चीफ मिनिस्टर जो के चंद्रशेखर राव है, उन्होंने जो कोलास्वामी जो प्रोजेक्ट था, जो इसकी एक रिपोर्ट आई थी यहाँ पर जज से रिलेटेड, यहाँ पर सुप्रीम हाई कोर्ट के अंदर में उन्होंने पिटीशन लगाई थी, जहां पर उन्होंने कहा था कि जो प्रोजेक्ट है, जो रिपोर्ट है, ये
सबके सामने सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए। और यहां पर हाईकोर्ट ने उनकी ये पिटीशन जो है इसको पूरी तरह से नकार दिया। जो लास्ट खबर आ रही है हमारी वो दिल्ली हाईकोर्ट से है, जहां पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अब ये ऑर्डर दिया है कि डाइवोर्स होने के बाद अगर कोई महिला अपने मैट्रिमोनियल होम के अंदर में रह रही है तो वो टोटली गलत है। यहाँ पर एक पिटीशन लगी थी जहां पर दिल्ली के अंदर में एक मामला था जहां पर एक महिला ने डाइवोर्स करने के बाद भी जो पेरेंटल होम था, मैट्रिमोनियल होम, जो उनके पति पक्ष ने जहां पर पति पत्नी रह रहे थे, यहां पर उसके अंदर में पिछले 16 साल से रह रही थी, ये डिस्प्यूट चल रहा था। और यहां पर हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है जहां पर उन्होंने कहा कि उन्हें वहां से हटना पड़ेगा क्योंकि डाइवोर्स होने के बाद जो मैट्रिमोनियल होम है वहां पर वो नहीं रह सकती। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो यूएस के टैरिफ से रिलेटेड। इंडिया के ऊपर जो 50% के टैरिफ लगे और इंडिया मोस्ट टैरिफ कंट्री में है, जहां पर इंडिया के बराबर ही खड़ा है ब्राजील। इंडिया और ब्राजील दोनों के ऊपर जो 50% के टैरिफ लगाए हैं, यहां पर अब देखा जा रहा है कि जो ब्रिक्स नेशन के अंदर में जो ब्राजील और इंडिया हैं वो एक दूसरे के साथ लामबंद हो रहे हैं और इंडिया और ब्राजील के जो टाइज हैं वो बढ़ रहे हैं। यहां पर कल एक और डेवलपमेंट हुई है जहां पर जो पीटर नेवरो, जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के अंदर में जो ट्रेड मिनिस्टर हैं, यहां पर कल उन्होंने एक स्टेटमेंट दी और स्टेटमेंट के अंदर में उन्होंने कहा कि जो इंडिया है वो महाराजा है टैरिफ्स का। यहां पर इतने टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं और इसीलिए जो डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर जो 50% के टैरिफ लगाए हैं वो टोटली ठीक है। यहां पर इंडिया कई बार ये बात कह चुका है कि हम रशियन ऑयल को जो परचेज करना शुरू किया था वो हमने इसीलिए किया था क्योंकि हमारे को कहा गया था और यूएस से नहीं कहा था कि आप रशियन ऑयल परचेज कीजिए, और हम परचेज कर रहे हैं तो ये हमारा सॉवरेन अधिकार। यहां पर एक और रिपोर्ट आई है जहां पर ये पता लग रहा है कि इंडिया जो रशियन ऑयल है वो अभी भी बहुत ज्यादा परचेज कर रहा है और पिछले साल के मुकाबले, और ऐसा हो रहा है। वहीं जो ब्राजील और इंडिया के जो रिलेशनशिप है वो भी बढ़ रहे हैं, जहां पर अब हम जो ब्राजील से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनको भी बढ़ा रहे हैं, जहां पर हर साल 10% ज्यादा पेट्रोलियम जो है वो हम ब्राजील से परचेज कर। अब अगर ऐसा हो रहा है तो यहां पर अब देखना पड़ेगा कि जियोपॉलिटिक्स के अंदर में जो इंडिया की जो ग्लोबल पावर के अंदर में जो डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल के अंदर में, हमने वो डाइवर्सिफाई कर रखी है और ओवरऑल हमारे को कोई भी डिक्टेट नहीं कर सकता। कल कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया ने जो विधान सौदा, जो कर्नाटका की विधानसभा है, यहां पर उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि आरसीबी ने जब आईपीएल का टाइटल जीत लिया था और उसके बाद जिस तरह से जो स्टैम्पेड हुई थी, यहां पर उन्होंने कहा कि जो लोग यहां पर आ गए थे और जो पुलिस है वो जिम्मेवार है इसके लिए, यहां पर जो स्टैम्पेड के अंदर में जो 11 लोग मारे गए थे। ये जो तर्क है ये चीफ मिनिस्टर ने विधानसभा के अंदर में दिया है और ये बताता है कि जो कांग्रेस सरकार है वो यहां पर अपना जो पल्ला है वो पूरी तरह से झाड़ रही है। वहीं पर कल जो डीके शिव कुमार जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि वो एक कांग्रेसी हैं और वो किसी भी तरफ से आरएसएस से अलाइन नहीं। यहां पर उनके ऊपर ये एलिगेशन लगाया जा रहा था कि जो डीके शिव कुमार है वो आरएसएस की एक सभा के अंदर में गए थे जहां पर वो आरएसएस एंथम को गाते हुए देखे जा रहे थे, यहां पर उन्हें होता। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कर्नाटका के अंदर में स्टैम्पेड हुई और स्टैम्पेड के अंदर में जो डीके शिव कुमार है वो चीन्ना स्वामी स्टेडियम में थे। विधानसभा के अंदर में जो चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया भी थे, तो यहां पर पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। आप सिर्फ और सिर्फ पुलिस के ऊपर जो एजिटेशन है वो नहीं लगा सकते। ये मामला जो है ये कोर्ट के अंदर में, आप देखना ये है कोर्ट यहां पर क्या फैसला देती है। तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी से। मैंने आपको बताया था कि रेखा गुप्ता जी के ऊपर अटैक हो गया था और अटैक होने के बाद जो कल रेखा गुप्ता जी एक पब्लिक रैली के अंदर में गई और यहां पर जो लोग उनको असुविधा हुई। कल मैंने आपको यह भी बताया था रेखा गुप्ता जी की जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है वो बढ़ा दी है, उन्हें अब जेड ग्रेड की सिक्योरिटी मिली है, जहां पर अब जो यहां पर सपोर्टर्स थे उनको यहां पर दिक्कत हुई है। लेकिन ओवरऑल देखना पड़ेगा कि जब सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बढ़ाया गया है तो उससे असुविधा भी होगी। जो लास्ट खबर आ रही है हमारी वो जसविंदर भल्ला जी से रिलेटेड। जसविंदर भल्ला जी जो पंजाब इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े हास्य कलाकार थे, यहां पर कल उनका निधन हो गया। जसविंदर भल्ला जी जो एक बीएससी एग्रीकल्चर कर रखी थी और पीएयू के अंदर में जो 2020 तक जो कार्यरत भी रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर, यहां पर कल उनका ब्रेन स्ट्रोक से निधन हो गया। अब चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ, जहां पर जो पहली खबर आ रही है वो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर से रिलेटेड है, जहां पर उन्होंने कहा कि जो हमास है वो ही जिम्मेवार है जिस तरह से गाजा के अंदर में अब जो तबाही हो रही है।
वहीं पर एक और डेवलपमेंट हुई है जहां पर ग्लोबल हंगर मॉनिटर ने ये कहा है कि अब गाजा के अंदर में ऑफिशियली फेमाइन घोषित कर देनी चाहिए। फेमाइन कब घोषित करी जाती है? जब 10,000 में से 10 लोग ऐसे हैं जो भुखमरी से मर जाएं, जो लोग हैं, जो बच्चे हैं वहां पर, अगर 5 में से 3 मल न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं और ये अगर यहां पर अब फेमाइन घोषित हो चुकी है, तो ये दिखाता है कि इजराइल ने जिस तरह से फिलिस्तीनी लोगों के ऊपर में जो अटैक कर रखा है और जिस तरह से ह्यूमैनिटेरियन एड को नहीं आने दे रहे हैं, यहां पर अब एक जेनोसाइड है वो कर रही है इजरायली फोर्सेस। तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी, वो चाइना से है, जहां पर चाइना ने कहा कि जो एससीओ की समिट हो रही है, यहां पर एक रीजनल सोलिडरिटी के ऊपर में बातचीत हो जाए। एससीओ जिसका मेंबर इंडिया है, रशिया है, चाइना है, सेंट्रल एशियन कंट्री है, उसके साथ साथ पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस है। यहां पर अब जो चाइना है वो चाहता है कि रीजनल सोलिडरिटी बनाई जाए, जहां पर जो अब जो एशियाटिक कंट्रीज है वो साथ में मिलकर आए और वेस्टर्न हेजमनी को खत्म किया जाए। अब देखना यह है कि तैनमन के अंदर में जब एससीओ की समिट होगी, वहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी भी जाएंगे, व्लादिमीर पुतिन भी जाएंगे, और यहां पर क्या डेवलपमेंट होती है। तो नेक्स्ट खबर आ रही है वो यूएसए से है, जहां पर जॉन बोल्टन, जो डोनाल्ड ट्रंप की पिछली सरकार के अंदर में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, उनके ऊपर में एफबीआई ने यहां पर रेड कर दी। यहां पर कैश पटेल जो एफबीआई के डायरेक्टर हैं, उन्होंने बताया कि जॉन बोल्टन जो है वो रिपब्लिकन पार्टी से है, लेकिन यहां पर जो उनकी सरकार है वो रिपब्लिकन के ऊपर भी पूरी तरह से कार्रवाई करती। जॉन बोल्टन इस समय चर्चा में भी थे, जहां पर उन्होंने जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर में जो 25% के एडिशनल टैरिफ इसलिए लगाए हैं क्योंकि हम रशियन ऑयल को परचेज कर रहे हैं, यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की बहुत ज्यादा अवहेलना भी की थी। यहां पर अब जो बहुत सारे जो इकल्स हैं वही कह रहे हैं कि इनके खिलाफ ये कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी, वो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गी लेवरोव से है। यहां पर उन्होंने कहा कि रशिया जो है वो रिजेक्ट करता है जेलेंस्की के साथ मीटिंग करने के साथ। यहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो वेस्टर्न कंट्रीज वो यहां पर मिलिट्री सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, एक तरफ वो मिलिट्री एक्शंस की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे साथ जो पीस एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी, वो ईरान से है, जहां पर ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बासी, उन्होंने कहा है कि वो अब यूरोपियन कंट्रीज के साथ बातचीत करेंगे। यहां पर ये बातचीत इसलिए हो रही है क्योंकि जो ईरान के ऊपर यूके, फ्रांस और जर्मनी, इन तीनों कंट्रीज ने भी सैंक्शन लगा दिए थे। यूएस ने ऑलरेडी सैंक्शन लगा दिए थे और यहां पर अब अब्बासी जो है वो यूरोपियन कंट्रीज से मिलेंगे और ईरान के ऊपर जो सैंक्शन लगे हैं उनके ऊपर में रोकथाम करेंगे। तो लास्ट खबर आ रही है हमारी, वो श्रीलंका से है, जहां पर श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे जो हैं, कल उनको अरेस्ट कर दिया गया है। यहां पर उनको अरेस्ट इसलिए किया गया है क्योंकि वो जब राष्ट्रपति थे 2019 से 2024 तक यहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस था और वो एक इवेंट के अंदर में गए थे लंदन, जहां पर उनकी जो वाइफ है उनको डॉक्टरेट मिल रही थी और यहां पर उनके ऊपर एलिगेशन ये है कि जब वो अपने पर्सनल इवेंट को यूज करने गए थे, वहां पर भी उन्होंने पब्लिक फंड्स का इस्तेमाल किया। श्रीलंका के अंदर में रनिल विक्रमसिंघे अब पड़े गए हैं और इससे पहले पूरा राजपक्षा परिवार जो है उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। अब देखना यह है कि श्रीलंका के अंदर में जो दिशानायिका की जो सरकार बनी, क्या यहां पर एक पॉलिटिकल वेंडेटा कर रही है, जो करप्शन है उसको पूरी तरह से खत्म करना चाहती है श्रीलंका के अंदर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अनुराग कैली यूट्यूब चैनल। थैंक यू।